बाबा ने ऐसा एक समीकरण बना दिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया है कि उन्हें करना क्या है। आगे की खबर बाबा से सुनेंगे आप, और आपको समझ में आएगा कि ये जो नीतीश कुमार का जादुई आंकड़ा है, जो परसेंटेज है, ये तेजस्वी यादव ने कैसे भरपाई करने के लिए एक पूरा खाका बना लिया है। स्केच कर रहे हैं और अंततः आप देखिएगा कि असर उसी का होने वाला है। लालू और तेजस्वी की अगर एक रणनीति हो गई, जो दोनों की रणनीति सामने आ गई, तो ये गणित बदल भी सकता है। तेजस्वी यादव का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने माता पिता के खोए हुए वो जो 15 साल पुराने दाग हैं और उनके सत्ता है, उस दोनों चीज़ों को उन्हें वापस लौटा दें। आपने जान लिया कि कैसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की कमी को इस गठबंधन में पूरा करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में वो खबर देख रहे हैं जिसमें पूरे दिन की राजनीतिक घटनाओं को पहले ही पूर्वानुमानित कर दिया जाता है। रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में मैं अकेले नहीं हूँ। आज आपको लग रहा होगा कि मैं अकेले दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे खबर बताने के तुरंत बाद बाबा उस खबर को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर रातों रात ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसने बिहार की राजनीति को प्रभावित ही नहीं किया है, बल्कि आने वाले समय में 2-3 दिनों तक जो राजनीतिक सरगर्मी रहेगी इस प्रदेश में, वो किस आधार पर और क्यों रहेगी। आपको हमने बताया था कि महागठबंधन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब कांग्रेस के हाथ में सब कुछ है। 3 दिन से मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं कि राजद ने अपने पत्ते बंद कर लिए हैं। जहां अगर बात करें मांझी जी की या उपेंद्र कुशवाहा की या अन्य दलों की, महागठबंधन में सभी ने अपने अपने लिए रोल तय कर लिया है। मुकेश सहनी ने अपनी वर्चुअल रैली के साथ इस बात का आगाज भी कर दिया है कि उनका फोकस चुनाव है, ना कि गठबंधन। उन्होंने अपनी आस्था लालू यादव के अंदर दिखाई है और महागठबंधन से बाहर नहीं जाने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। बात करें रालोसपा की, तो रालोसपा ने भी अपने पत्ते साफ तौर पे सामने रख दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जगदानंद सिंह की दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी एक टीम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी इस महागठबंधन के मिक्सचर से बाहर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से अपनी जगह वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। यानी कांग्रेस को टैग करके उन्होंने 10 दिन का और समय 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 10 तारीख तक कांग्रेस अगर सब कुछ तय नहीं कर पाती है और महागठबंधन में एक सम्मानजनक समझौता नहीं हो पाता है, तो उसके बाद वो महागठबंधन का हाथ छोड़ देंगे। अगर हम बाकी संदर्भों की बात करें तो एनडीए ने भी अपने जो झमेला था उसको सुलझा लिया है। चिराग पासवान को सरकार का हिस्सा बनाने के लिए भाजपा प्रयासरत है और नीतीश कुमार के साथ इसको लेकर एक अंतिम बैठक बाकी है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर आश्वासन मिल चुका है, यानी चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे। कल हमने आपको रातों रात में कुछ आंकड़े बताए थे। हमने उन चीज़ों की तरफ इशारा आपको कराया था जहां महागठबंधन कमज़ोर नज़र आ रही है। पिछली बार के जो वोट परसेंटेज थे हमने आपको बताया था। हमने बताया था आपको कि भाजपा 24% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन उसके ज़्यादा विधायक नहीं जीते थे। वही हम बात करें जदयू की, तो जदयू 16.8% वोट लेकर आई थी, जो कि बहुत बड़ा वोट प्रतिशत कहा जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि पिछली चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे। अगर नीतीश कुमार के वोट परसेंटेज को अगर इस बार हम महागठबंधन के वोट परसेंटेज माइनस करते हैं और भाजपा में जोड़ते हैं, तो आंकड़े साफ कहते हैं कि एनडीए का पलड़ा बहुत मजबूत है। लेकिन बाबा ने ऐसा एक समीकरण बना दिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया है कि उन्हें करना क्या है। आगे की खबर बाबा से सुनेंगे आप, और आपको समझ में आएगा कि ये जो नीतीश कुमार का जादुई आंकड़ा है, जो परसेंटेज है, ये तेजस्वी यादव ने कैसे भरपाई करने के लिए एक पूरा खाका बना लिया है। नमस्कार, चलिए तो आपने
बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में आपने सबसे परम प्रिय, सबसे दिल के करीब जो कार्यक्रम है रातों रात, उसमें अपने आप को अब क्या कुछ होने वाला है उसके लिए तैयार कर लिया है। आप पूरी तरह से तैयार हैं और तैयार होकर के आपने ये तो जरूर देख लिया होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद की रणनीति पर तेजस्वी यादव ने जो नए समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण के हिसाब से अपने आप को फिट करने का, कैसे उस खाने में वो फिट होंगे कि आने वाले 2020 के चुनाव में वो लालू प्रसाद को और राबड़ी देवी को गिफ्ट दे सकें। आपको बार बार हम बता रहे हैं और आपने अलग अलग जगहों पर भी देखा होगा, राजनीतिक चर्चा में भी इस बात को सुना होगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने माता पिता के खोए हुए वो जो 15 साल पुराने दाग हैं और उनके सत्ता है, उस दोनों चीज़ों को उन्हें वापस लौटा दें। कैसे लौटेगा, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो 2019 में बुरी तरह से खाता तक नहीं खोलने वाला दल क्या 2020 के चुनाव में जीतेगा। हमने आपको रातों रात में पहले भी दिखाया था और संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको बड़ी विस्तार से सारी बातें बताई थी। हमने आपको कल के रातों रात में ये बात समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से ये पूरा गेम जो है आंकड़ों की गणित पर उलझा हुआ है और इन आंकड़ों की गणित को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव को क्या करना है, हम इसकी चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। आंकड़े ही हैं जो पूरा करेंगे किसी के भी इच्छा को, आकांक्षा को और उस कुर्सी तक पहुंचाने के रास्ते को बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 243 सीटों का तिलिस्म जो है, इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए हर तरह की युक्ति लगाई जाती है। 2019 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सब कुछ तय माना जा रहा था। यह भी माना जा रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चुनाव को पोस्टर किया है उसमें उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री जो वर्तमान में भी हैं और तब वर्तमान अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए उन्हीं के देखरेख में संचालित हो रहा था, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्योंकि चुनाव में वोट जनता को करना है और फैसला जनता करती है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है कि जिसमें से अगर बाल्टी निकाल करके आप बाहर लेकर के आते हैं तब तक आपको नहीं पता चलता है कि क्या कुछ इस बाल्टी में भीतर से आया है। आंकड़ों की गणित के हिसाब से अगर देखें तो ये पूरा गणित आप जितना भी कह लें, बिहार में आप जातीय गणित को चुनावी गणित के साथ अलग करके नहीं रख सकते हैं। जैसे ही किसी राजनीतिक दल का जन्म होता है उसके वोटर भी उसके साथ जन्म ले लेते हैं। ये तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बिहार में बहुत सारे दल इस बार के चुनाव में सक्रिय होने वाले हैं। छोटे छोटे दलों और नए दलों की इतनी बड़ी संख्या है कि शायद इस बार ईवीएम की कई मशीनें लगानी पड़े। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे अंतर होते हैं। थोड़ा सा भी वोट प्रतिशत अगर दाएं से बाएं हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि जब 2% वोट दाएं और बाएं हो गया तो 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी हार गई। झारखंड और दिल्ली के चुनाव ने सब कुछ बता दिया कि कैसे पासा पलटता है और जनता के अगर मन मिजाज को आप बढ़िया से नहीं समझ पाए तो आप पीछे खसक सकते हैं, आपकी सत्ता भी जा सकती है। आंकड़ों की गणित के हिसाब से कल हमने आपको समझाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की एक बड़ी घटक दल है, जो 2015 में नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, उसके साथ और भी छोटे छोटे कई दल थे जो आज कहीं ना कहीं महागठबंधन में या तेजस्वी यादव के साथ हैं या फिर साथ आने के प्रयास में लगे हुए हैं या साथ छूटने के स्थिति में है। आरएलएसपी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और एलजेपी, ये तब बिहार की वो 3 पार्टियां थी जो साथ चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल के रूप में। चुनाव परिणाम में 56 सीटें आई थी एनडीए को, जिसमें से 53 सीटें, माफ़ कीजिएगा, 53 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को और 53 सीटों में उसे 24% का मत प्राप्त हुआ था। कहा यह जा रहा था कि जो पूरे सीट के गणित हैं उस गणित में 24% प्राप्त करना अकेले दम पे ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी। इस बार
चुनाव अलग स्थिति में होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके पुराने मित्र जो 2015 में उसके साथ नहीं थे, नीतीश कुमार आ गए हैं। नीतीश कुमार का तब हमने आपको बताया था कि 2015 में 16% के आसपास का वोट शेयरिंग था, यानी कि सीटों के जो आंकड़े थे उसमें 16% हिस्सेदारी उनकी थी। ये 16% घटने के बाद 178 सीटें जो थी उसमें से 80 सीटें खाते में गई थी जदयू के। अब यही वो अंतर था जिसका हम पाटने की बात कर रहे थे। इस अंतर को कैसे पूरा किया जाएगा? आंकड़े ये बताते हैं कि अगर वोट समीकरण देखें और जातीय समीकरण देखें तो जो स्थिति है सवर्णों की, उस सवर्णों की स्थिति में आपको बता दें कि जिसको भूरा बाल कहा जाता था, हालांकि इसके प्रमाण नहीं हैं, फिर भी कहा यह जाता था कि लालू प्रसाद ने भूरा बाल साफ करने की बात कही थी। और इसका प्रतिशत अगर देखें, वोट प्रतिशत, तो कायस्थ 1.5%, भूमिहार 7.2%, ब्राह्मण 5.7% और राजपूत की संख्या 5.2% है। ये सब मिलाकर के लगभग 25 से 26% के आसपास होते हैं। अब इनमें से कितना प्रतिशत इधर और उधर जाता है ये असरदारक होगा। इतना ही नहीं, जब जातीय समीकरण की बात करते हैं तो आपको अन्य जातियों का भी देखना होगा। ईबीसी में जो यादव जाति हैं उनका अकेले का वोट प्रतिशत 14.4% है, कुशवाहा का 6.4% है और कोयरी जाति का 4% वोट पर उनका आधिपत्य है। इसके अलावे यदि देखें, एक और वर्ग है जिस वर्ग को मुस्लिम कहते हैं, यानी मुस्लिम वर्ग का भी प्रतिशत जो है 16.9% है। सवर्ण हिंदू जिसका हमने आंकड़ा आपको बताया था उसका प्रतिशत आपको हमने बता दिया था। दलित के 16% वोट हैं, अति पिछड़ा के 2.5% हैं, जो अन्य हैं उनका 22% है। बाकी शेष लोग जो बचते हैं उसका 22% है। अब इन आंकड़ों के हिसाब से यदि आने वाले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को जीत का दायरा बढ़ाना है या जीत के करीब पहुंचना है, जो 122 सीटों का तिलिस्म है 243 सीटों में, अगर उसे तोड़ना है तो उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है कि जो 80 सीटें जदयू के खाते में आई थी वो सीटें कैसे पूरा करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेवारी उनकी होगी, अपने जो 90 सीट थे वो सीटें वो कैसे बरकरार रखेंगे। इन सारी स्थितियों के बाद आपको बता दें कि ये पूरा जो चुनाव है वो चुनाव 2015 से थोड़ा अलग है। और कारण यही है कि 80 और 70 सीटें लाने वाली ये दोनों दल, बड़े बड़े दल जो थे महागठबंधन के, अलग हो चुके हैं। कांग्रेस अभी भी आरजेडी के साथ है और वो साथ आगे भी रहेगी। तेजस्वी यादव सीधी तौर पे इस आंकड़ों के हिसाब से वो वोट प्रतिशत अपने खाते में जोड़ करके चलते हैं जो कांग्रेस ने तब भी अपने खाते में लाया था। और उसका जो सीट शेयरिंग प्रतिशत था वो हमने आपको उसमें बताया था कि 6.7% था। अब सबसे बड़ा जो सीट शेयरिंग में है कि कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेंगे, सत्ता की वो जो मुख्य कुर्सी है, सीएम की कुर्सी है, उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए नीतीश कुमार वाले कमी को पूरा करने के लिए कहां से पूरे ये जो सीट हैं वो आएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने वो प्लान बना लिया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार वीआईपी एक रट लगाए हुए है कि वो तो महागठबंधन का हिस्सा है। इस बीच में आपने देखा होगा शक्ति सिंह गोहिल भी आ गए हैं और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी साथ चलेंगे। इसके साथ साथ महागठबंधन के अंदर जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने की भी बात की जा रही है। इसके साथ अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार की बात होगी तो वो सबसे अधिक सीट जो पार्टी लाएगी उसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवारी भी मिलेगा। इसमें हो सकता है कि एक फार्मूला और सेट किया जा सकता है जो कि आगे चल के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सहित
एलजेपी अगर साथ में रहती है तो उसे झटका लग सकता है। वो ये है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की घोषणा के साथ साथ कई उप मुख्यमंत्रियों की भी घोषणा हो सकती है, और ये झटका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पासवान फैमिली को भी लगेगा। एक तरफ जहां पासवान फैमिली को ये कहा जा रहा है कि वो सीट और चुनाव से पहले जो नौटंकी करते हैं उसके पीछे कारण उनका है कि अधिक से अधिक सीटें लें, जिसमें से आधा सीट अपने परिजनों को दें, अपने परिवार के सदस्यों को दें, और आधी सीट की खरीद बिक्री करें। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लगातार ये बातें आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जनता जनार्दन लिख रही है। अब नीतीश कुमार की चिंताएं कहां हैं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता कहां है? ये 16% जो शेयरिंग था, ये शेयरिंग पूरी तरह से शिफ्ट होकर के एनडीए में नहीं जा रहा है। 24% तो वहां डन है, लेकिन 24% में मात्र 50 से 52 सीटें होते हैं। अभी 50 और 52 सीटों से, और अभी वर्तमान में जो 70 सीटें हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास है, उससे वो आज तो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जिस तरह का उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, 2015 के जनादेश का अपमान का लग रहा है, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। और यही वो मौका है जो तेजस्वी यादव कैश करना चाहते हैं। ये 16% जो शेयरिंग है, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने वीआईपी और आरएलएसपी के साथ मजबूत गठजोड़ बनाने का रास्ता बना लिया है, और एक कोई पार्टी ऐसी पार्टी को शामिल कर सकते हैं, ऐसे नेता को शामिल कर सकते हैं जिसका वोट प्रतिशत बहुत ही मजबूत हो और अपने लोगों पे उसकी पकड़ मजबूत हो। साहनी ने अपने आप को प्रमाणित किया है, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी 2019 को अगर छोड़ दें तो हर बार अपने आप को प्रमाणित किया है। 2015 के चुनाव में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, और अपने जो सीट मिले थे उसमें 2 सीट जीत करके आए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि भले ही उनकी पार्टी में बहुत सारे विखंडन हुए, लेकिन मजबूती के साथ वो आज भी अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस के प्रयास से और जगदानंद सिंह के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन जो बनता जा रहा है, आपने देखा होगा कि आरएलएसपी के लोग जाकर के उनसे मिले भी हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। कई दौर की बात शुरू हो चुकी है, मंथन का दौर शुरू हो चुका है, और जो नीतीश कुमार का 16% का जो गैप हो रहा है महागठबंधन में, वो पूरा करने के लिए एक एनडीए से, या कहने कि दोनों ही एनडीए से, 2015 के समय कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार उड़न खटोला से कर रहे थे। उनका दावा भी है कि उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा है, और जो देखने में भी मिला है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, उन्होंने अपने हिसाब से एक नई पार्टी होने के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया, बेहतर प्रदर्शन किया है। और इन सब स्थितियों के बाद 2 ही पार्टी आपको पूरी तरह से चुनावी मोड में और सक्रिय नजर आ रही होगी। उसमें से एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी पार्टी है जो महागठबंधन में अपने आप को हिस्सा मानती है, वो है वीआईपी। और वीआईपी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर ही अपनी तैयारियां कर रही हैं। यानी कि 24% के उधर के हिस्सेदार और 15% का दावा करने वाले वीआईपी अपने वोट प्रतिशत को लेकर के पूरी मजबूती के साथ तैयारियां कर रहे हैं। अब ये जो है, इसको कैसे समेट करके तेजस्वी यादव रखते हैं, इसी पावर गेम को तेजस्वी यादव ने सेंट्रलाइज करने का मन बनाया है। पहले तेजस्वी यादव यूज टू हो गए थे, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट कोई भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उससे वो अपने आप को बरी कर लिए हैं, और उन्होंने जगदानंद सिंह को सामने करके अपने आप को सीधा बचा लिया है। ये एक स्ट्रेटजी है जो लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है, और लालू प्रसाद इसी तरह से 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार तो जरूर बना के रखे, लेकिन खुद को सामने करके नीतीश कुमार को उन्होंने हर वार से, हर झमेले से बचा लिया था। आपको याद होगा कि डीएनए का हमला, डीएनए खराब है की बात नीतीश कुमार के लिए कही गई थी, और बाल और नाखून आरजेडी के लोगों ने भेजे थे। खैर, ये तो बातें अलग हैं, पर वो 16% का वोट अपने हिस्से में करने के लिए 2 बड़े दावेदारों को अपने तरफ मजबूती से खड़ा होने की बात भीतर ही भीतर कर लिया है, इंतजाम भी कर लिया है तेजस्वी यादव ने। और लालू प्रसाद उनके इस तैयारी से खुश भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं।
अब आपको बता दें कि यदि यादवों ने 70% से 80% तक महागठबंधन और आरजेडी को वोट किया तो आप तेजस्वी यादव के रथ को उस जगह पे जाने के लिए से नहीं रोक सकते हैं। वहीं अगर कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा का मान लिया, अगर वो भी 70 से 80% तक अपना वोट कर देते हैं महागठबंधन की तरफ, तो ये एक बड़ा परिवर्तन होगा और आप मान के चलिए कि जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है। वहीं अगर साहनी की बात करें तो साहनी का दावा तो 100% का है, लेकिन हम 80% से 90% ही मान के चलें कि अगर इनके समाज के जो कई उपजातियां हैं जिस तरह से पैक्ट दिखती हैं, इंटैक्ट दिखती हैं और साहनी का जय जयकार बोलती हैं, अगर वो वोट में भी जय जयकार बोल दें तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता इस जाति के कंधे पर जरूर पूरा हो सकता है। वहीं अगर बात करें अन्य लोगों की, तो अन्य लोगों में सवर्ण से लेकर के अन्य A to Z की पार्टी कहने वाले तेजस्वी यादव ने जो नया A to Z का नारा दिया है, उस नारे में से अगर 25% वोट भी शिफ्ट होकर के एनडीए से महागठबंधन की तरफ आता है तो तेजस्वी यादव को कम से कम इतनी सीटें तो जरूर प्राप्त होती दिख रही हैं जितनी सीटों से वो बिना किसी दिक्कत के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और ये बड़ा झटका हो सकता है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए। अब इसमें एक और पेच है कि तीसरा मोर्चा पूरी तरह से फील्ड में आ चुका है। मैदान में आने के बाद यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में पूरा जो तीसरा मोर्चा है वो नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस बीच में आपको हमने बताया ही कि किस तरह से पुराने नेता जो हैं वो पुरानी बातों को याद करके बिहार की जनता को जागृत कर रहे हैं कि जनता को अब जीवंत होना पड़ेगा और सत्ता में बैठे लोगों को बताना पड़ेगा औकात कि जनता की ताकत क्या होती है, इसके भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। और वहीं जो यशवंत सिन्हा पोल खोल लेकर के निकले हैं और लगातार पोल खोल की तैयारियां कर रहे हैं, पोल खोल की बात कर रहे हैं, उन बातों में घाटा अगर किसी का होगा तो निश्चित रूप से वो घाटा एनडीए का ही होगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन और वरिष्ठ नेता के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला भी शुरू कर दिया है। इसमें नागमणि कुशवाहा हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र सिंह हो, या फिर इसमें और भी कई नेता हैं जिसमें अरुण कुमार शामिल हैं, रेणु कुशवाहा हैं, देवेंद्र यादव हैं, और भी कई नेताओं के आने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, माझी वगैरह वगैरह जितने भी नेता हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस तीसरे मोर्चे में अंततः शामिल हो जाएंगे यदि दोनों गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिलती है। पर इनके आने और न आने से बहुत ज़्यादा अंतर न एनडीए को पड़ेगा और न महागठबंधन को पड़ेगा, पर वोट प्रतिशत और वोट सीट शेयरिंग के मामले में कहीं ना कहीं अगर ये कुछ भी सीटें जीतते हैं तो आप मान के चलिए कि जिस तरह का रुझान और जिस तरह का जनता का मिजाज नजर आ रहा है उसमें घाटा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खेमे को ही होना है। क्योंकि पहली बात तो ये कि लगातार इस बात को जनता के बीच में रखा जा रहा है कि 2015 में जनादेश का अपमान करके 2017 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता पर बैठा दिया और 15 साल का उनका कार्यकाल इस बाकी के शेष महीने में पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करने में लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे पोस्टरिंग में और सीट शेयरिंग के जो गणित है, इस गणित को कहीं ना कहीं टीम तेजस्वी यादव समझने लगी है। टीम तेजस्वी यादव के जो कोर टीम के मेंबर्स हैं वो लगातार स्केच कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का काम उनका जारी है। डिजिटल रैलियों के जहां कई तरह के प्रयास अलग अलग दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, मुकेश सहनी कर रहे हैं, और भी कई दल कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो स्केच खींचने का, खाका खींचने का और चुनावी गणित बैठाने का काम है वो पेन और पेपर के साथ तेजस्वी यादव की टीम बहुत मजबूती से कर रही है। और खाली समय में बैठे लालू प्रसाद भी होटवार में या कहें तो रिम्स में यही काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से चुनावी गणित को अपने हिसाब से स्केच कर रहे हैं। और अंततः आप देखिएगा कि असर
उसी का होने वाला है। लालू और तेजस्वी की अगर एक रणनीति हो गई, जो दोनों की रणनीति सामने आ गई, तो ये गणित बदल भी सकता है। कैसा लगा ये तो आपने देखा ही। अब इस पर आपके विचार जरूर चाहिए, क्योंकि हमें आपका प्यार आशीर्वाद तो मिला ही है, जैसा कि नमन जी अब आगे बताएंगे ही आपको। लेकिन मेरा सिर्फ एक आग्रह आपसे है कि जो आपने सब्सक्राइब करने वाला काम है वो थोड़ा कम कर दिया है, उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि परिवार बढ़ने ही का मोल है। बाकी आप नमन जी से तो देख लिया आपने, पूरी खबर आपको बाबा ने एकदम तह दर तह खोल कर दिखाई। आपने जान लिया कि कैसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की कमी को इस गठबंधन में पूरा करेंगे। नीतीश कुमार अब गठबंधन में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि पोस्ट पोल अलायंस का कोई ऐसा समीकरण न बने जिसमें नीतीश और तेजस्वी की एक साथ आने की मजबूरियां बन जाए। उन परिस्थितियों तक फिलहाल नीतीश कुमार तेजस्वी एक साथ नहीं है, और इन समीकरणों को समझते हुए महागठबंधन भी आगे बढ़ रही है। और महागठबंधन की बड़ी पार्टी होते हुए तेजस्वी यादव ये लगातार प्रयासरत हैं कि वो जादुई आंकड़ा जो सभी एमएलएस अपने अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं और जिसमें बिना नीतीश के नाव पार नहीं लग रही है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दिन भर न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो दिन भर पंचनामा हो, कूटा ठोक के हो, या फिर अन्य खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।